भाषा और पाठ्यक्रम में हम लिखित भाषा के महत्व को पढ़ रहे थे। लेखन भाषा का क्या महत्व है, महत्व के कुछ पॉइंट्स हमने लिख लिए थे, कुछ और पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। लेखन भाषा का महत्व, लेखन अर्थात लिखित भाषा, दोनों ही बातें लिखी जा सकती हैं। अर्थ नहीं, महत्व लिख रहे हैं ना भाषा का। लिखित भाषा के महत्व को आगे हम लिख रहे हैं। जैसे कल हमने लिख ही लिया था कि किस तरह से लिखित भाषा, मौखिक भाषा तो आवश्यक होती ही है, उसके साथ ही लिखित भाषा के महत्व को भी कम नहीं किया जा सकता। लिखित भाषा के माध्यम से ही हम विचारों को स्थायी रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों तक संप्रेषित कर पाते हैं। उसको मूर्त रूप देकर दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है, या किसी न किसी प्रकार से, जैसे अगर उसमें कोई संशोधन करना है, किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करना है, तो वो भी लिखित भाषा के माध्यम से ही आसानी से हो सकता है। या जैसे हमने लिखा था कि साहित्य का सृजन यदि किया जाता है या साहित्य की रचना की जाती है, तो साहित्य का सृजन करना, उसकी रचना करना, फिर और उसका विकास करना और उसकी अभिवृद्धि करना भी किस पर ही डिपेंड करता है, लिखित भाषा पर ही करता है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि लिखित भाषा के अभाव में साहित्य का सृजन भी नहीं हो सकता। अब आगे और हम लिख लेते हैं कि जैसे विभिन्न काल है, यानी विभिन्न समय है, समय में बदलाव होता है, विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, तो इन सभी समस्त परिस्थितियों से परिचित होने के लिए, यानी पहले कौन सी परिस्थितियाँ रही होंगी, किस तरह के काल में किस तरह के क्रियाकलाप होते रहे होंगे, यदि हमारे पास वो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होते तो हम उनकी जानकारी नहीं कर पाते। तो इस तरह से विभिन्न कालों की परिस्थितियों के बारे में जानकारी भी हमें किससे मिलती है, लिखित भाषा से ही मिलती है। विभिन्न कालों की बदलती हुई परिस्थिति, 5 लिख लिए थे, और लिख लेते हैं। विभिन्न कालों की बदलती हुई परिस्थिति, विभिन्न कालों की बदलती हुई परिस्थिति विचारधारा अथवा क्रियाकलापों से परिचित होने के लिए परिस्थिति, विचारधारा अथवा क्रियाकलापों से परिचित होने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह से अब एक तरह से लेखन के माध्यम से ही सुलेख को भी सुधारा जा सकता है, अक्षरों की बनावट को सुडौल किया जा सकता है। तो इस तरह के महत्व को भी हम लिखित भाषा में बता सकते हैं। अब ये कहें कि जैसे लिखित भाषा के अभाव में विचारों को मूर्त रूप देना संभव नहीं होता, और यदि मूर्त रूप नहीं दे पाते तो आगे आने वाली पीढ़ियों तक अपने विचारों को संप्रेषित नहीं किया जा सकता। तो हम ये लिखित क्या बताएंगे कि जैसे लिखित भाषा के अभाव में
या लेखन के अभाव में विचारों को मूर्त रूप देना तथा आने वाली पीढ़ियों तक आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें हस्तांतरित करना संभव नहीं होता। हस्तांतरित करना या पहुंचाना संभव नहीं होता। ठीक है, इस तरह से लिखित भाषा के महत्व को भी हम समझ चुके हैं कि किस तरह से लिखित भाषा के माध्यम से जो पूर्व ज्ञान है, एक तरह से कहें पूर्वजों का संचित ज्ञान है, उस लिखित भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंच पाया है। और वह जैसे हमारी आने वाली आगे जो पीढ़ियां हैं वहां तक भी वह पहुंचेगा, और जो अनुभव अर्जित किए जा रहे हैं और जो ज्ञान की प्राप्ति की जा रही है वह भी लिखित भाषा के माध्यम से ही अग्रसित हो सकेगी। तो इसीलिए लिखित भाषा के महत्व को हमने स्वीकार किया है। और भी कहें कि जैसे जो लिखित भाषा है उसी के माध्यम से जो मस्तिष्क और उंगलियों का एक तरह से जो कार्य एक साथ होता है, तो किस तरह से जो नियमित अभ्यास दोनों के माध्यम से होता है उससे जो भी विषय वस्तु है वो और अधिक स्पष्ट हो पाती है। तो उसमें भी लिखित भाषा का महत्व होता है, क्योंकि बालक किसी भी ज्ञान से संबंधित या किसी भी विषय वस्तु को समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो जब वह उसे सीखता है, याद करता है, तो उसके साथ उसके मस्तिष्क के साथ उसकी उंगलियां भी कार्य करती हैं, वो भी क्रिएटिव हो जाती हैं। और दोनों के एक्टिव होने से एक नियमित अभ्यास से जैसे वह विषय वस्तु और अधिक स्थायी रूप से याद हो पाती है। हाथ भी जैसे नियमित रूप से काम में लेने से उन अक्षरों के प्रति, उन वर्णों के प्रति या जिस विषय वस्तु का ज्ञान वो ले रहा है उसे लिखने के प्रति व्यस्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से भी लिखित भाषा के महत्व को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो लिखित भाषा का महत्व है ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जैसे आपके सिलेबस में मौखिक अभिव्यक्ति को भी लिया गया है। हालांकि बोलने से ये लग रहा है कि हमने मौखिक भाषा पढ़ ली है, वही मौखिक अभिव्यक्ति है। हाँ, लगभग एक तरह से मौखिक अभिव्यक्ति यानी मुख से बोलना, अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्ति क्या है? बोलना ही है। तो अभिव्यक्ति बोलना है तो फिर मौखिक भाषा से अलग क्या है? क्योंकि किसी न किसी भाषा के माध्यम से तो अभिव्यक्ति होती ही है, लेकिन उसको भी थोड़ा अलग कोर्स में मौखिक भाषा से अलग मौखिक अभिव्यक्ति को भी दिया गया है। तो उस दृष्टि से हम मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति है उसको भी पढ़ेंगे, क्या उनके उद्देश्य है, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ अभिव्यक्ति से अर्थ क्या है? बोलना, अर्थात मुख से अपने विचार हैं, भाव हैं, उद्गार हैं,
उनको बोलना क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। और किसी न किसी रूप से मानव अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने उद्गारों को अभिव्यक्त करता है। और जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो मुख से बोली जाने वाली भाषा ही क्या है? मौखिक भाषा है। उसमें भी एक तरह से क्या होती है? मौखिक अभिव्यक्ति ही होती है, क्योंकि अपने भाव, विचार, उद्गारों को मानव किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ हमने मौखिक अभिव्यक्ति को इस तरह से स्पष्ट करना चाहा है कि जैसे जो अभिव्यक्ति है वह बोलना ही है, और मानव अपने भाव, उद्गार, विचार हैं, जो भी मन के उसके भाव हैं, उन्हें वह बोलकर अभिव्यक्त करता है। किसके माध्यम से? जैसे ध्वनियों के माध्यम से, या मुख के, और भी कई, क्योंकि ध्वनियाँ भी किससे बोली जाती हैं? मुख के अवयवों से संबंधित होती है। जैसे मुख के अवयवों के माध्यम से ध्वनियों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, बोला जा सकता है। इन ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए मुख के कई अवयव काम में लिए जाते हैं। जैसे कि हम भाषा पढ़ रहे हैं, और भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं कि भाषा का उच्चारण किस तरह से होता है, और उनके जो वर्ण हैं, जैसे वर्णमाला हमने पढ़ी है, और वर्णमाला में जितने भी ये वर्ण हैं, इनका एक उच्चारण स्थान अवश्य होता है। और यह उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क्योंकि हम सभी भाषा के जो सभी वर्ण हैं या जो भी ध्वनियाँ हैं, उनका उच्चारण कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। अब मुख से हम इनका उच्चारण करते हैं, लेकिन मुख के कई अवयव हैं जिनके माध्यम से हमारी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण होता है। तो उस दृष्टि से जो वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण होता है, मुख के उसमें कई अवयव, कई भाग काम आते हैं। कि जैसे कुछ वर्ण हैं जो जिह्वा के सहयोग से बोले जा रहे हैं, कि जिह्वा जैसे कहाँ मुख के अवयव को स्पर्श कर रही है, या किस तरह से ओष्ठ कब कौन से वर्णों के उच्चारण में सहयोग दे रहे हैं, कहाँ हमारा मुख खुला रह रहा है, कहाँ किस तरह से वर्ण स्पर्शित होकर बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से मुख के अवयव हैं, यानी मुख के जो भाग हैं, जो वर्णमाला अर्थात जो ध्वनि है हमारे भाषा, या कहें कि मुख से जो बोलने की अभिव्यक्ति है, तो उसको बोलने के लिए किस तरह से ध्वनियों का और मुख के अवयवों का सहयोग होता है, और ध्वनियों और मुख के अवयवों से सहयोगित होकर ही भाषा उच्चरित होती है, या कहें कि हमारे जो विचार हैं, भाव हैं, उन्हें अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से, जैसे यहाँ हमने अवयव लिखा है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहेंगे? अभिव्यक्ति का तो बोलना होता ही है, कि जैसे मुख में के द्वारा एक तरह से ध्वनि, जो भी ध्वनि है, उन ध्वनियों का मुख के अवयवों के सहयोग से उच्चारित करते हुए जो भी हमारे मन के भाव, विचार, उद्गार है, उनको अभिव्यक्त किया जाए, वही क्या कहलाती है? मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो इस तरह से हम मौखिक अभिव्यक्ति को, इसका जो मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा है उसे लिख लेते हैं। हालांकि जैसे हमने पहले जो स्पष्ट किया है, मुख से अभिव्यक्त होने वाली, जैसे हमने पढ़ाई था कि मौखिक भाषा क्या है? जो मुख से बोली जाती है। तो एक दृष्टि से मौखिक अभिव्यक्ति मुख से बोली जाने वाली अभिव्यक्ति, मुख से ही अभिव्यक्त होने वाले विचार हैं। तो विचार किसी न किसी भाषा में ही होते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कह ही सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे बताते हुए हम इन विचारों को भी यहाँ स्पष्ट कर देंगे। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति को इस तरह से हम परिभाषित करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि जब अलग से इसके बारे में पूछा जाएगा तो हम अलग से ही अपने जो उत्तर को, अपने आंसर को लिखेंगे। तो इस तरह के अलग से विचार हमें इसमें मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्ट करने होंगे। हाँ देखो, मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति भी क्या है? बोलना है। इसके अर्थ और परिभाषा को हम एक साथ ही स्पष्ट कर देते हैं। मौखिक
अभिव्यक्ति बोलना ही है, या ऐसे लिखे मौखिक अभिव्यक्ति ही बोलना है। बोलना है मानव अपने भावों और विचारों को, अपने भावों विचारों व उद्गारों को प्रकट करता है। भावों, विचारों और उद्गारों को प्रकट करता है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए, किसी न किसी भाषा का उच्चारण वह करता है। उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए वही बात आ जाएगी, अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति कहेंगे। प्रयोग करते हुए विचारों को प्रकट करता है, उसे ही मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। उसे ही मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से अर्थ और परिभाषा दोनों हो गई मौखिक अभिव्यक्ति की। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मुख के अवयवों के माध्यम से भावों और विचारों की जो एक तरह से प्रकट भावों और विचारों को जो प्रकट किया जाता है, वही क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। और हम ये भी लिखकर इसमें साथ ही बता देंगे, इस तरह से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मुख से व्यक्त होने वाले भाव या विचार या मुख से व्यक्त होने वाली भाषा, क्योंकि यहाँ भी जैसे किसी न किसी उच्चारित भाषा का प्रयोग किया ही जाता है, तो इस तरह से मुख से उच्चारित होने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा भी कहलाती है। तो उसे भी हम लास्ट में लिखकर बता देंगे, साथ ही स्पष्ट कर देंगे कि इस तरह से मुख के अवयवों और ध्वनि के जो भी ध्वनि है, उन ध्वनियों के माध्यम से जो मुख के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वही क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। तो अब इस तरह से हमने मौखिक अभिव्यक्ति के अर्थ को पढ़ लिया आज। अब इसके मौखिक अभिव्यक्ति के शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी हैं, उन उद्देश्यों को हम कल लिखेंगे।